हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 12 के जो फ्लेमिंगो बुक से फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन, इस लेसन का आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं। ये पूरा लेसन आपको हिंदी में समझाएंगे और इसमें वर्ड मीनिंग भी आपको बताएंगे सभी। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस लेसन का क्वेश्चन आंसर भी नोट करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और क्वेश्चन आंसर नोट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप ये पूरा लेसन हिंदी में समझ लीजिए, तब आपको इसके क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि इस लेसन का टाइटल है द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम पाठ। और फ्रेंड्स, ये लेसन लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने, जो कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और फ्रेंड्स, इसमें इस लेसन का टाइटल द लास्ट लेसन क्यों रखा गया है? क्योंकि इस पूरे लेसन में फ्रांस और प्रसिया के बीच युद्ध हुआ था 1870 टू 1871 में। फ्रांस और प्रसिया के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें प्रसिया ने फ्रांस को हरा दिया था। प्रसिया ने फ्रांस को हरा दिया था और एक आदेश जारी कर दिया था कि अब एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में अब फ्रेंच के जगह पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। तो इस पूरे लेसन में जो बातें हुई है वो उस दिन की बातें हैं जिस दिन एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम लेसन पढ़ाया जाना था। इसीलिए इस लेसन का टाइटल रखा गया है द लास्ट लेसन। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको समझ लेते हैं। इस स्टोरी का जो नरेटर है वो फ्रांज नाम का एक छोटा लड़का है। जो स्टोरी का नरेटर है, जो इस कहानी को बता रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ पे आई का यूज़ किया गया है, वो आई का यूज़ यहाँ पे फ्रांज नाम के एक लड़के के लिए किया गया है। तो देख लेते हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। ये फ्रांज कहता है कि मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से निकला। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए निकला, वेरी लेट, बहुत देर से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे डांटे जाने का बहुत डर था। ड्रेड का मतलब यहाँ पे डरा हुआ। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और मुझे डांटे जाने का बहुत डर था। स्पेशली बिकॉज एम हैमिल हैड सेड, और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमिल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वे हमसे पार्टिसिपल टॉपिक पर क्वेश्चन पूछेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें कि ये पार्टिसिपल होता क्या है, तो आपको ग्रामर वाले पोर्शन में बताया गया कि पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि एक एडजेक्टिव का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। तो भौंकने वाले कुत्ते इसका सब्जेक्ट है, जिसमें डॉग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया कि कैसे कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ते। तो यानी कि भौंकने वाले, बार्किंग यहाँ पे डॉग के लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वैसे बार्किंग एक वर्ब है लेकिन एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ये पार्टिसिपल है और इसमें आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस तरह से पार्टिसिपल क्या होते हैं? पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं जो एक एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो ऐसे ही एम हैमिल ने कहा था कि वे हमसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए वो बहुत ही डरा हुआ था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे पार्टिसिपल के बारे में पहला शब्द भी नहीं मालूम था, यानी कि पार्टिसिपल के बारे में मुझे प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट, एक पल के लिए मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊं। एक पल के लिए मैंने भाग जाने का सोचा, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर से बाहर ही पूरा दिन बिताने का सोचा। जैसे होता है ना, जब स्कूलों में या फिर कोचिंग सेंटर में जब कहा जाता है कि आपका टेस्ट लिया जाएगा या फिर आपसे ये चीज़ पूछा जाएगा, तो अगले दिन आने में बहुत ही टाल मटोल करते हैं, आने का मन नहीं, एक बार मन होता है कि जाएं, एक बार मन होता है कि ना जाएं। तो ऐसे उसके साथ भी हो रहा था, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि आज स्कूल जाएं कि ना जाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो फाइनली उसने डिसाइड कर लिया कि वो स्कूल जाएगा, और इसीलिए उसे स्कूल के लिए निकलने में लेट भी हो गई थी। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इट वॉज सो वार्म, यानी कि मौसम कितना गर्म था, सो ब्राइट, यानी कितना अच्छा था, कितना सुहावना था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी कि चिड़ियाँ जंगल के किनारे चहचहा रही थी। यहाँ पे चर्पिंग का मतलब चहचहाना है। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चिड़ियाँ चहचहा रही थी। एट द एज का मतलब किनारे पर, ऑफ द वुड्स यानी जंगल के किनारे चिड़ियाँ चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, ओपन फील्ड का मतलब खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल का मतलब है जो आरा मशीन होता है जहाँ पे लकड़ी चीरा जाता है, पटरा बनाया जाता है।
तो एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉ मिल यानी कि आरा मशीन के पीछे। द प्रसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, प्रसिया के जो सोल्जर थे वे ड्रिल कर रहे थे यानी कि व्यायाम कर रहे थे कह सकते हैं, या फिर जैसे आपने देखा होगा परेड करते हुए सैनिकों को, तो वे क्या कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे आरा मशीन के पीछे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और ये सभी चीज़ें पार्टिसिपल के नियमों से कहीं अधिक लुभावनी थी, कहीं अधिक आकर्षक थी। तो यहाँ पे जो टेम्पटिंग वर्ड आया हुआ है इसका मतलब आकर्षक या फिर लुभावनी है। तो यहाँ पे कहा गया कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यानी कि ये सभी चीज़ें जो चिड़ियों का चहचहाना था, प्रसियन सोल्जर का ड्रिल करना था, ये सभी चीज़ें कहीं अधिक टेम्पटिंग थी, लुभावनी थी दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यानी कि पार्टिसिपल के नियमों से। ये सभी चीज़ें पार्टिसिपल के नियमों से अधिक लुभावनी या फिर आकर्षक थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे पास अपने आप को रोकने की ताकत थी। यहाँ पे रेजिस्ट का मतलब अपने आप को रोकना कह सकते हैं, रोकना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास ताकत थी, टू रेजिस्ट यानी अपने आप को रोकने की। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी जल्दी स्कूल की ओर बढ़ा। हरी का मतलब जल्दी में। तो व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा। देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ही भीड़ थी। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा। देयर वॉज अ क्राउड, क्राउड का मतलब भीड़ होता है। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत अधिक भीड़ थी। अब ये बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? अब देखिए पहले के समय में, ये 1870 की बात इसमें हो रही है, उस समय में इतना ज़्यादा ये टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल्स, ये सभी चीज़ें नहीं थी। तो जगह जगह पे बुलेटिन बोर्ड्स होते थे, जहाँ पे अगर कोई आवश्यक सूचना होती थी तो उसी बुलेटिन बोर्ड पर आती थी, जिसको यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड कहा गया है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड एंड व्हाई वाज इट इम्पॉर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड क्या था और वो इम्पॉर्टेंट क्यों था, तो ये आपको बताया गया है वीडियो में। तो यहाँ पे कहा गया कि जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत अधिक भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, यानी कि पिछले 2 वर्षों से हमारी सभी बुरी खबरें वहीं से आती थी। पिछले 2 वर्षों से सारी बुरी खबरें उसी बुलेटिन बोर्ड पर ही आती थी। और कैसी बुरी खबरें? द लॉस्ट बैटल्स, लॉस्ट बैटल्स का मतलब हारे हुए युद्ध की खबर। द ड्राफ्ट यानी सेना में भर्ती की खबर। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर के जो आदेश होते थे, जो ऑर्डर्स होते थे, वो भी उसी बुलेटिन बोर्ड पर आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने बिना रुके ही मैंने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो सकती है, अब कौन सी खबर हो सकती है बुलेटिन बोर्ड पर। तो वो रुका नहीं, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी में था, स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तो वो रुका नहीं, लेकिन वो सोच रहा था कि अब ये कौन सी बात हो सकती है जिसके लिए यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है बुलेटिन बोर्ड को पढ़ने के लिए। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे देखते हैं। देखिए, देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, और तब जब मैं बहुत तेज़ी से जा रहा था, इतनी तेज़ी से जा रहा था जितनी तेज़ी से मैं चल सकता था, और तब जब मैं बहुत तेज़ी से जा रहा था, द ब्लैक स्मिथ, तो एक लोहार जिसका नाम वॉक्टर है, हु वॉज देयर, जो वहीं पर था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने चेलों के साथ। कहाँ पे था? बुलेटिन बोर्ड के पास था। तो जब मैं तेज़ी से जा रहा था तो लोहार वॉक्टर जो वहाँ पे अपने चेलों के साथ था, अप्रेंटिस का मतलब यहाँ पे चेला कह सकते हैं। रीडिंग द बुलेटिन, और वो बुलेटिन बोर्ड पे जो खबर थी उसको पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, और उसने पीछे से आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट। वो वॉक्टर कहता है फ्रांज से कि इतनी तेज़ मत जाओ, डोंट गो सो फास्ट, इतने तेज़ मत जाओ। बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। अब देखिए उसको लेट हो रहा था, बहुत देर से निकला था, और ये कह रहा है कि इतने तेज़ी से मत जाओ, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। यहाँ पे प्लेंटी का मतलब पर्याप्त है, तो यानी कि यहाँ पे वो व्यंग बोल रहा है, इसमें एक आयरनी है, वो व्यंग बोल रहा है, मज़ा ले रहा है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, और मुझे लगा कि वो मेरा मज़ा ले रहा है। मेक फन का मतलब मज़ा लेना। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन, और मैं एम हैमल के छोटे से बागीचे में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यानी कि बिल्कुल हाफते हुए। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब हाफते हुए, वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, इतनी तेज़ी से चल रहा था। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन,
और आम तौर पर जब स्कूल शुरू होता था देयर वॉज अ ग्रेट बसल, तो बड़ा ही शोरगुल होता था। बसल का मतलब यहाँ पे शोरगुल कह सकते हैं। यूजुअली का मतलब आम तौर पर। व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था देयर वॉज अ ग्रेट बसल, तो बड़ा ही शोरगुल होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो बाहर गली में भी सुनाई देती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और कैसा शोरगुल होता था, कुछ आवाज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड, और बच्चों के बहुत तेज़ आवाज़ में एक साथ पाठ दोहराने की आवाज़। अब जैसे होता है ना छोटे क्लासेस में, एक बच्चा खड़े होके ए फॉर एप्पल, तो सभी बच्चे रिपीट करते हैं ए फॉर एप्पल। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया कि लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ बच्चों के पाठ दोहराने की आवाज़ बहुत तेज़ आवाज़ में। विद आवर हैंड्स और आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और अच्छे से समझने के लिए वे अपने कान पे हाथ रख के चिल्लाते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर की एक बड़ी सी पटरी की आवाज़। ऑन द टेबल, रैपिंग ऑन द टेबल, यानी कि मेज़ पर रगड़ने की आवाज़, पटकने की आवाज़। और टीचर के अपनी बड़ी सी पटरी के टेबल पर पटकने की आवाज़ आती थी। तो इतनी सारी आवाज़ें आती थी, बहुत ही शोरगुल होता था जब स्कूल शुरू होता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज इस समय सब कुछ बड़ा ही शांत था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब सब कुछ बहुत ही शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। यहाँ पे काउंटेड ऑन का मतलब कह सकते हैं भरोसा होना। आई हैड काउंटेड ऑन, मुझे भरोसा था। द कमोशन, कमोशन का मतलब शोरगुल होता है। मुझे भरोसा था कि मैं इस शोरगुल का सहारा लेकर टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बिना किसी को दिखाई दिए, बिना किसी की नज़र में आए मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे संडे की मॉर्निंग होती है, यानी कि छुट्टी के दिन जैसे होता है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, और खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से अपने स्थान पर मौजूद थे। एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमिल अपने हाथ के नीचे, एम हैमिल अपने शोल्डर के नीचे जो है अपनी बड़ी सी पटरी को दबा के इधर उधर चल रहे थे क्लास में। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था। एंड गो इन, और अंदर जाना था। बिफोर एवरीबडी, सबके सामने ही। मुझे दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने ही अंदर जाना था। अब जैसे आप ही अगर स्कूल बहुत लेट पहुंचते हैं, तो जब आप क्लास में एंटर करते हैं तो सारे बच्चे आप ही को देखने लगते हैं, तो आप बहुत ही वहाँ पे शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो ऐसे ही वो भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। कहता है कि मुझे दरवाज़ा खोलकर सबके सामने ही अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, कि मैं कितना शर्मिंदा था। ब्लस्ड का मतलब शर्मिंदा है। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमिल सॉ मी, उसे तो लगा कि एम हैमिल उसे डांटेंगे अभी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एम हैमिल सॉ मी, एम हैमिल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े ही प्यार से उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांज, कि नन्हे फ्रांज तुम जल्दी से अपने स्थान पर बैठ जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, और तब तक मैंने ये नोटिस नहीं किया था। नॉट टिल देन, तब तक मैंने ये बात नोटिस नहीं किया था। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और जब मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू पा लिया। गेट ओवर का मतलब यहाँ पे काबू पाना कह सकते हैं, कि व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू पा लिया। जब एम हैमिल ने उससे प्यार से बात किया तो उसका डर थोड़ा दूर हुआ, और जब उसका डर दूर हुआ, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब मैंने देखा कि हमारे जो टीचर हैं एम हैमिल, वो एक सुंदर सी हरे रंग की कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, यानी कि अपनी झालरदार शर्ट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट यानी कि झालरदार शर्ट पहने थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काले रंग की टोपी लगाए हुए थे, जो कि रेशम की थी। सिल्क यानी रेशम की थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर पूरी टोपी पर कढ़ाई की हुई थी। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब कढ़ाई की हुई। दैट ही नेवर वोर, जो वो कभी नहीं पहनते थे। एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, केवल इंस्पेक्शन यानी कि परीक्षण और पुरस्कार वितरण के दिन को छोड़ के। जो ड्रेस वो केवल
पुरस्कार वितरण के दिन पहनते थे, जब भी कोई फंक्शन होता था तब पहनते थे, या फिर इंस्पेक्शन के दिन में पहनते थे। द होल स्कूल, यानी कि वो केवल स्पेशल डेज में ही वो ड्रेस पहनते थे। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, यानी कि पूरा का पूरा स्कूल बड़ा ही अजीब और बहुत ही गंभीर लग रहा था। सोलेम का मतलब यहाँ पे गंभीर है। देखिए इस पैराग्राफ में बताया गया है कि उस दिन फ्रांज ने क्लासरूम में क्या क्या चेंजिंग देखा, ये सारे चेंजिंग इसमें बताए गए हैं। तो चेंजिंग क्या क्या था क्लास में, डेली इसके पहले क्या होता था, क्लास जब शुरू होता था तो बड़ा ही शोरगुल होता था, बहुत सारी आवाज़ें आती थी, लेकिन उस दिन सब कुछ बहुत शांत था। और दूसरा चीज़ उसने क्या नोटिस किया कि उस दिन एम हैमिल उस दिन बहुत ही अच्छे ड्रेस में आए हुए थे, और सभी बच्चे बहुत ही स्ट्रेंज लग रहे थे, बहुत ही दुखी लग रहे थे, सोलेम यानी कि बहुत ही गंभीर लग रहे थे। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन वो बात जिसने मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन वो चीज़ जिसने मुझे सबसे अधिक सरप्राइज़ किया वो क्या थी, was to see on the back benches that were always empty, जब मैंने देखा कि बैक बेंचेस पर, पीछे की सीट जो हमेशा खाली हुआ करती थी, उस बेंच पर द विलेज पीपल सिटिंग, गांव के लोग बैठे हुए थे क्वाइटली, चुपचाप। क्लासरूम में पीछे की बेंचेस पर गांव के लोग भी चुपचाप बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्व्स, हमारी तरह, यानी कि स्टूडेंट की तरह गांव के लोग भी बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर, जिसमें कौन कौन था, ओल्ड हाउजर एक बूढ़े हाउजर थे, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, जो अपनी 3 कोने वाली टोपी लगाए हुए थे। द फॉर्मर मेयर, यानी कि पूर्व मेयर थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा कई अन्य लोग भी थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, लेकिन सभी लोग दुखी लग रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउजर एक पुरानी प्राइमर की, यानी कि वर्डमाला की किताब भी लाए थे, जिसमें ABCD का ख ग घ लिखा होता है। तो हाउजर उस दिन क्या किए थे, एक पुरानी प्राइमर की बुक लेकर आए थे, यानी कि वर्डमाला की किताब लेकर आए थे। थम्ड एट द एजेस, जो किनारे पर मुड़ी हुई थी, कोने पर जो मुड़ी हुई थी। जैसे आप देखते होंगे कि जब जिस बुक को ज़्यादा पढ़ा जाता है कोने पर वो मुड़ जाती हैं, तो वैसे ही उसकी पेजेस कोने पर मुड़ी हुई थी। थम्ड का मतलब मुड़ी हुई, एट द एजेस यानी कि कोने पर। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वे उस किताब को खोलकर अपने घुटने पर रखे हुए थे। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने बड़े से चश्मे को उस पेज के ऊपर रखे हुए थे। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ कि वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, एम हैमिल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हैमिल कुर्सी पर बैठे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और सज्जन स्वर में, यानी कि उसी गंभीरता के साथ और उतने ही प्यार से, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जैसे उन्होंने मुझसे कहा था कि लिटिल फ्रांस गो टू योर प्लेस क्विकली, जितने प्यार से उन्होंने फ्रांस से कहा था कि जल्दी से अपने स्थान पर जाके बैठ जाओ, उतने ही प्यार से और उतनी गंभीरता के साथ उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो एम हैमिल कहते हैं कि मेरे बच्चों, ये अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें आज पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाया जाए। बर्लिन से एक आदेश आया है कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाया जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल नया टीचर आएगा, कल नए टीचर आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत ध्यान से सुनो। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत ध्यान दो। जब फ्रांस सुनता है कि ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो वो क्या कहता है कि व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप किसको कहते हैं, जो बिजली गिरती है तो जो तेज़ आवाज़ होती है उसको आप थंडर क्लैप कह सकते हैं। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, यानी कि ये बातें मेरे लिए एकदम बिजली जैसी थी, यानी कि बहुत ही शॉकिंग था फ्रांस के लिए, ये बात एकदम शॉकिंग था। फ्रांस बिल्कुल शॉक्ड हो गया ये सुन के कि उनका अंतिम फ्रेंच लेसन है। वो कहता है कि ओह द रेचेज़, ओह द रेचेज़, यानी कि वो अपना दुख यहाँ पे प्रकट करता है। रेच तो वैसे एक गाली है जिसका मतलब कमबख्त या कमीना कह सकते हैं,
कि दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब वो सोचता है कि हाँ, वो टाउन हॉल में यानी कि उस बुलेटिन बोर्ड पर यही खबर थी। दैट्स वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यानी कि टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर यही खबर थी, यही सब लोग पढ़ रहे थे। अब उसको समझ में आया। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी कि ये मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, वो कहता है कि ऐसा क्यों हो गया, मुझे तो अभी अच्छे से लिखना भी नहीं आता था। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो अभी अच्छे से फ्रेंच लिखना भी नहीं आता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं कभी सीख भी नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुकना होगा। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अब वो कहता है कि मैं अपना पाठ ना पढ़ने की वजह से कितना दुखी था। अब उसे ये फील हो रहा था, एहसास हो रहा था कि जो उसने पढ़ाई में लापरवाही किया था उसके लिए वो बड़ा ही दुखी था। हाउ सॉरी आई वॉज, मैं कितना दुखी था, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अपना पाठ ना तैयार करने की वजह से। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, और क्योंकि वो जब पढ़ना होता था पढ़ाई के टाइम पे वो चिड़ियों का अंडा खोजने जाता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार यहाँ पे एक नदी की बात हुई है, नदी में स्लाइड करने जाता था। और इसके आगे कहता है कि माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, माई बुक्स यानी कि मेरी किताबें, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस, जो एक आफत के समान लग रही थी, मेरी किताबें जो एक आफत के समान लग रही थी। न्यूसेंस का मतलब आफत है। अ वाइल एगो यानी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले मेरी किताबें जो मुझे एक आफत के जैसी लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, और उठाने में बड़ी भारी लग रही थी, उसको ढोने में बड़ी ही भारी लग रही थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, यानी मेरी ग्रामर की बुक और मेरे हिस्ट्री की बुक, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो किताबें मेरी ओल्ड फ्रेंड लग रही थी, पुरानी मित्र की तरह लग रही थी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमिल टू, और एम हैमिल भी एक पुराने मित्र की तरह लग रहे थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, द आइडिया यानी कि इस विचार ने, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वे दूर जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें अब कभी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, यानी कि इस विचार ने मुझे उनकी पटरी के बारे में बिल्कुल भुला ही दिया। इन सब बातों को सोचकर मैं उनकी पटरी के बारे में बिल्कुल भूल ही गया, यानी कि वो कितने स्ट्रिक्ट थे, कितना पीटते थे बच्चों को, ये सारी बातें तो वो भूल ही गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो कितने सनकी थे, वो कितने सनकी थे, ये बात भी वो भूल गया। क्रैंकी का मतलब इसेंट्रिक कह सकते हैं, सनकी। पुअर मैन, बेचारे एम हैमिल। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, अब उसे समझ में आ गया कि एम हैमिल ने इस अंतिम पाठ के सम्मान में वो अपना सुंदर कपड़ा पहना हुआ था। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यानी कि एम हैमिल ने इस अंतिम पाठ के सम्मान में ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, अपना वो स्पेशल कपड़ा पहना हुआ था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि वे गांव के बूढ़े लोग कमरे के पीछे की सीट पर क्यों बैठे हुए थे। अब ये बात भी वो समझ गया था। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वे ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बड़े दुखी थे। दे वर सॉरी टू, क्योंकि वे भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे, इसके लिए वे दुखी थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, यानी कि यह उनका हमारे टीचर को थैंक यू कहने का, धन्यवाद करने का एक तरीका था, या उन गांव वालों का हमारे टीचर को धन्यवाद देने का एक तरीका था। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, जो उन्होंने 40 साल तक वफादारी से काम किया था। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और उनका अपने देश के प्रति सम्मान को दिखाने का एक तरीका था। दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो अब उनकी नहीं रह गई थी, यानी कि अब उनका देश उनका नहीं रह गया था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, यानी कि जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। और इसका नाम क्यों पुकारा गया, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एम हैमिल ने कहा था पार्टिसिपल के रूल्स पूछने के लिए, तो अब इनकी बारी आ गई थी, फ्रांस की बारी आ गई थी, तो इनका नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, यानी कि अब बताने की बारी मेरी थी। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू,
और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि मैंने पार्टिसिपल के सभी नियमों को, पार्टिसिपल के सभी भयानक नियमों को बहुत तेज़ आवाज़ में बिल्कुल स्पष्ट और बिना किसी मिस्टेक के बताने के लिए क्या कुछ नहीं किया। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले ही शब्दों में उलझ गया। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले ही शब्दों में उलझ गया। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपना डेस्क पकड़कर वहाँ पे खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, यानी कि मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, एम हैमिल की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, मैंने सुना कि एम हैमिल ने मुझसे कहा, आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रांस, एम हैमिल ने कहा कि नन्हे फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम बुरा महसूस कर रहे होगे, तुम अवश्य ही बुरा महसूस कर रहे होगे। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसा लग रहा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, अब ये एम हैमिल कहते हैं कि हम लोग प्रत्येक दिन अपने आप से कहते हैं कि वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास तो बहुत समय है। हम कहते हैं कि छोड़ो, अभी तो हमारे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो कि हम कहाँ आ गए हैं। आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, अब यहाँ पे एम हैमिल अपना दुख प्रकट करते हैं कि यह एल्सेस के लिए बड़े ही दुख की बात है। आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, यह एल्सेस के लिए बहुत ही बुरी बात है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी कि एल्सेस के सभी लोग पढ़ाई के काम को कल पे टाल देते हैं, लर्निंग को कल पे टाल देते हैं। पुट ऑफ का मतलब टालना होता है, पोस्टपोन करना। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ पे शी का यूज़ एल्सेस के लिए हुआ है, जो कि एक स्थान है, और यहाँ पे इसका मतलब वहाँ के लोगों से है कि वहाँ के सभी स्टूडेंट्स की आदत है कि वे लर्निंग यानी पढ़ाई को कल पर टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज़ आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब यहाँ पे दोज फेलोज़ आउट यानी कि वो बाहरी लोगों की इसमें बात हुई, कि लोगों की जो प्रसिया के लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं एम हैमिल, कि अब उन बाहरी लोगों को भी यह कहने का हक है या कहने का अधिकार मिल गया है कि हाउ इज़ इट, ये कैसी बात है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, कि तुम लोग केवल फ्रेंच मैन होने का दिखावा करते हो। प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना कह सकते हैं, कि यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम लोग केवल फ्रेंच मैन होने का दिखावा करते हो। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम लोग अपनी ही लैंग्वेज को ना तो बोल सकते हो और ना तो लिख सकते हो। अब ये कहने का उन्हें एक हक, एक अधिकार मिल गया है। अब वो कह सकते हैं कि तुम लोग केवल फ्रेंच मैन होने का दिखावा करते हो, और सच्चाई तो ये है कि तुम लोग ना तो अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, अब एम हैमिल कहते हैं कि लेकिन नन्हे फ्रांस, केवल तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, कहते हैं कि नन्हे फ्रांस, केवल तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू reproach ourselves with, यानी कि हम सभी के पास अपने आप को धिक्कारने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पे reproach का मतलब धिक्कारना कह सकते हैं। वी हैव ऑल ग्रेट डील का मतलब बहुत कुछ, हम सभी के पास बहुत कुछ है। टू reproach ourselves with, यानी अपने आप को धिक्कारने के लिए, यानी कि इसमें कहना चाहते हैं कि हम सभी का इसमें दोष है, केवल तुम्हारा ही दोष नहीं है। अब यहाँ पे ये बताते हैं जो बच्चे पढ़ाई में लापरवाही करते हैं उसका रीज़न क्या है, ये बता रहे हैं। तो योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस एनफ टू हैव यू लर्न, सबसे पहला रीज़न बता दें कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत चिंतित नहीं हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें पढ़ाने के लिए अधिक चिंतित नहीं हैं। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वे तुम्हें किसी फार्म पर या किसी कारखाने में काम पर रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी तुम्हारे माता पिता तुम्हें किसी फार्म पर, किसी मिल पर काम पर रखना अधिक पसंद करते हैं। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वे थोड़ा और पैसे प्राप्त कर सकें। एंड आई, और वो अपने बारे में अब कहते हैं कि मेरा भी इसमें दोष है। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, यानी कि मेरा भी इसमें दोष है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें अपना पाठ पढ़ने के बजाय अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा है? क्या मैंने तुम्हें अपना पाठ पढ़ने के बजाय अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा है? एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे,
तो क्या मैं तुम लोगों को छुट्टी नहीं देता था। तो ये अपने आप पर भी दोष लगाते हैं एम हैमिल कि ये बच्चों को पानी देने के लिए भेज दिया करते थे अपने फूलों को, या फिर जब इन्हें फिशिंग के लिए जाना होता था तो ये छुट्टी कर देते थे। तो इसके लिए अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और उसके बाद इधर उधर की बातें करके एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात किया। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इसके बाद एक बातें करके एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें करने लगे। और देखिए ये क्वेश्चन इस बार 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि एम हैमिल ने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में क्या कहा था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे बताया गया सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो ये एम हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा कि इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये संसार का सबसे सुंदर भाषा है, ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है फ्रेंच लैंग्वेज। द क्लियरेस्ट यानी कि सबसे स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल और सबसे तर्क संगत भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, जिसे हमें अपने अंदर अवश्य ही सुरक्षित रखना होगा। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, जिसे हमें अपने अंदर अवश्य ही सुरक्षित रखना होगा। एंड नेवर फॉरगेट इट, और उसे कभी नहीं भूलना होगा। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब एक देश को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब एक देश के लोगों को गुलाम बना लिया जाता है तो जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं, एज लॉन्ग एज यानी कि जब तक दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, वे अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तब तक ऐसा होता है जैसे उनके पास अपने जेल की चाबी हो। तब तक ऐसा लगता है जैसे उनके पास अपने जेल की चाबी हो। देन ही ओपन द ग्रामर, तब उन्होंने ग्रामर का बुक खोला। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें अपना पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज टू सी, और मैं यह देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित था, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं उस दिन ग्रामर कितने अच्छे से समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी, उन्होंने जो भी कुछ कहा वो मुझे बहुत ही आसान लगा, उस दिन बहुत आसान लगा। आई थिंक टू, मुझे ये भी लगता है, दैट आई नेवर लिसेंड सो केयरफुली, कि दैट आई हैड नेवर लिसेंड सो केयरफुली, कि मैंने पहले कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और मुझे यह भी लगता है कि उन्होंने पहले कभी इतने अच्छे से एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, सब कुछ इतने अच्छे से समझाया भी नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और मुझे ये भी लगा कि जैसे उन्होंने पहले कभी इतने धैर्य के साथ इतने अच्छे से सब कुछ समझाया भी नहीं था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. It seemed, ऐसा लगा, almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. जैसे कि बेचारे एम हैमिल जाने से पहले वो जितना भी कुछ जानते थे वो सब हमें सिखाना चाहते थे। It seemed, ऐसा लगा, as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. कि एम हैमिल जाने से पहले उन्हें जो भी कुछ मालूम था, जितनी भी नॉलेज थी, वो सब हमें देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में वो सारा नॉलेज हमारे दिमाग में भरना चाहते थे, ऐसा लगा। आफ्टर द ग्रामर वी हैड लेसन इन राइटिंग, और ग्रामर के बाद हमने राइटिंग का एक लेसन लिया। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, और उस दिन एम हैमिल हमारे लिए नई कॉपीज़ लाए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, जिस पर एक सुंदर लिखावट में लिखा गया था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स, और ये बिल्कुल छोटे छोटे फ्लैग्स यानी झंडे के समान लग रहे थे। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम, जैसे भी पूरे क्लासरूम में इधर उधर तैर रहे हैं या फहरा रहे हैं कह सकते हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो हमारे डेस्क के टॉप यानी कि उसके डेस्क के टॉप पर जैसे उन्हें लटकाया गया हो, ऐसे लग रहे थे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, यानी कि आपको ये देखना चाहिए था। यू ऑट टू हैव सीन, आपको ये देखना चाहिए था। शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव का यूज़ कब करते हैं? चाहिए था के लिए। यू ऑट टू हैव सीन, ये आपको बताया गया है हमारे प्रीवियस वीडियो में, जो हमने मॉडल वर्ब से बेस्ड एक वीडियो बनाया है, जिसमें आपको सभी मॉडल वर्ब्स के बारे में बताया गया है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में
तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप ग्रामर भी सीख सकते हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, यानी कि आपको देखना चाहिए था कि कैसे सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल एक ही आवाज़ आ रही थी, कागज़ के ऊपर पेन के रगड़ने की आवाज़ आ रही थी केवल। वन सम बीटल्स फ्लू इन, और एक बार तो कुछ बीटल्स, कुछ भंवरे भी अंदर आए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, और यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो क्या कर रहे थे, जो एक कटिया बना रहे थे, फिशिंग हुक बना रहे थे कॉपी में अपने। एज इफ़, यानी कि वो ड्रा कर रहे थे, एक फिशिंग हुक ड्रा कर रहे थे अपनी कॉपी में। एज इफ़ दैट वॉज फ्रेंच टू, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी फ्रेंच ही हो, जो वो ड्रा कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो भी जैसे फ्रेंच ही हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत पर जो कबूतर थे वो बहुत धीमी आवाज़ में गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या ये पर्सिया के लोग कबूतरों को भी जर्मन में गवाएंगे। मैं ये सोच रहा था कि क्या ये लोग कबूतरों को भी जर्मन बुलवाएंगे। वेन एवर आई लुकड अप, और मैंने जब कभी भी ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, यानी कि लिखते समय मैंने जब कभी भी ऊपर देखा। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी, जब कभी भी मैंने ऊपर देखा लिखते समय। आई सॉ एम हैमिल सिटिंग मोशनलेस, तो मैंने हर बार देखा कि एम हैमिल बिल्कुल गतिहीन अवस्था में बैठे हुए हैं इन ए चेयर, अपनी कुर्सी पर। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स, और इधर उधर देख रहे हैं। देन एट अनदर, पहले एक चीज़ को फिर दूसरी चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। गेजिंग का मतलब ध्यान से देखना, घूरना, और वे सभी चीज़ों को ध्यान से देख रहे थे। एज इफ़ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, और वो ऐसे देख रहे थे मानो उन सभी चीज़ों को, उन सभी दृश्य को वो अपनी आँखों में भरना चाहते हो, अपनी नज़रों में भरना चाहते हों जाने से पहले। एज इफ़, जैसे कि ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, वे इन सभी दृश्य को अपने माइंड में भरना चाहते हों। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस छोटे से स्कूल रूम में सब कुछ कैसा दिखता था, इन सभी दृश्य को जैसे वो अपने माइंड में भरना चाहते हों, ऐसे देख रहे थे वो। फैंसी, यानी कि कल्पना करो। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वे 40 साल से एक ही स्थान पर थे। यहाँ पे फैंसी का मतलब है कल्पना करो, सोचो। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वे 40 साल से एक ही स्थान पर थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी कि खिड़की के बाहर उनका बगीचा और उनका क्लासरूम, उसके सामने ही उनका क्लासरूम। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, केवल जो बेंच और डेस्क थे वो थोड़े और स्मूथ हो गए थे। अब जैसे आपने देखा होगा, जब कोई लकड़ी की बनी कोई भी चीज़ जब एकदम नई होती है तो थोड़ी खुरदुरी होती है, लेकिन जैसे जैसे उसको यूज़ में लाया जाता है वो धीरे धीरे जब पुरानी होती है तो और स्मूथ हो जाती है। तो ये यहाँ पे कुछ चेंजिंग बताया गया कि सब कुछ बिल्कुल वैसे ही था, केवल थोड़ा बहुत चेंजिंग आया था। जो बेंच थे, जो डेस्क थे, वे और स्मूथ हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज़ इन द गार्डन वर टॉलर, और बगीचे में जो अखरोट के पेड़ थे वो थोड़े और लंबे हो गए थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और हॉप वाइन जो उन्होंने खुद लगाया था, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ, वो खिड़की से लिपटता हुआ छत तक पहुंच गया था। तो ये सारा चेंजिंग आया था इतने दिनों में, 40 साल में। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, यानी कि इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए उनका दिल कितना टूटा होगा। ये फ्रांस कहता है कि हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सभी चीज़ों को छोड़ते हुए उनका दिल कितना टूटा होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, यानी कि अपनी बहन को ऊपर के कमरे में चलते हुए सुनकर। पैकिंग दियर ट्रंक्स, और अपने सामान को पैक करते हुए देखकर। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़कर जाना था। तो इन सब चीज़ों से उन्हें कितना दुख हुआ होगा, कितना उनका दिल टूटा होगा, ये बातें कहता है फ्रांस। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास सभी लेसन को लास्ट तक सुनने का करेज था, साहस था। आफ्टर द राइटिंग, यानी कि राइटिंग के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास का एक पाठ पढ़ा। एंड देन द बेबी चांटेड दियर बा बे बी बोबू,
और फिर बच्चों ने बा बे बी बो बू ये रिपीट किया। जैसे हम लोग कक्का किक्की कुक्कू के ये पढ़ते हैं, ऐसे ही वहाँ के बच्चों ने बा बे बी बो बू रिपीट किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। और कमरे के पीछे के बेंच पर बूढ़े हाउजर ने अपना चश्मा लगा लिया। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और दोनों हाथों से अपनी जो वर्णमाला की किताब थी उसे लिया। स्पेल द लेटर्स विद दैम, और बच्चों के साथ साथ वे भी उन अक्षरों को दोहरा रहे थे। यू कुड सी दैट, यानी कि आप देख सकते थे, दैट ही टू वॉज क्राइंग, कि वे भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, और बहुत भावुक होने की वजह से उनकी आवाज़ भी कँप रही थी। एंड इट वॉज सो फ़नी टू हियर हिम, और उन्हें सुनते हुए कितना फ़नी लग रहा था। अब कोई बूढ़ा व्यक्ति अगर काका गगा पढ़ेगा, उसको देख के आपको कैसा लगेगा? फ़नी ही तो लगेगा। तो ऐसे ही इट वॉज सो फ़नी टू हियर हिम, उन्हें सुनकर कितना फ़नी लग रहा था, कितना मजाकिया लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। आह हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, मुझे वो अंतिम पाठ कितने अच्छे से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च की जो क्लॉक थी उसमें 12 बजे। देन द एंजेलस, और उसके बाद एंजेलस हुआ। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़। एंजेलस एक प्रकार का प्रेयर है, इसके बाद प्रेयर हुआ। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस, और उसी पल जो प्रसियन सोल्जर जो ड्रिल कर रहे थे आरा मशीन के पीछे, उन्होंने अपना बिगुल बजाया, उन्होंने ट्रम्पेट बजाया। रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, यानी कि ड्रिल से लौटते हुए उन्होंने ट्रम्पेट बजाया। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और जिसकी आवाज़ खिड़की से कमरे के अंदर भी आई। एम हैमल स्टूड अप, यानी कि एम हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल इन हिज चेयर, जो कि बड़े ही दुखी लग रहे थे। पेल का मतलब वैसे हल्का पीला होता है। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और मैंने उन्हें इतना अलग दिखते हुए, इतना एबनॉर्मल कभी नहीं देखा था। यहाँ पे टॉल का मतलब एबनॉर्मल कह सकते हैं, असाधारण। मैंने उन्हें इतना असाधारण कभी नहीं देखा था, इतना अजीब बिहेव करते हुए कभी नहीं देखा था। अब एम हैमल जो कि बड़े स्ट्रिक्ट टीचर थे, अब वो अगर एकदम दुखी हों और वो अगर मतलब रो रहे हों, तो ये बड़ा ही अजीब तो लगेगा ही। अब इसके बाद एम हैमल कहते हैं, माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, सेड ही, उन्होंने कहा आई, तो उन्होंने केवल आई ही कहा, इस तरह से आई बोला, लेकिन इसके बाद वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन उनका गला बिल्कुल रूंध गया, यानी कि वो बोल ही नहीं पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, वे आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और तब वे ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चाक, यानी कि चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत से उस चाक को पकड़कर ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वे जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। विव लव फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। विव लव फ्रांस, ये उन्होंने लिखा। देन ही स्टॉप्ड, तब वे रुके। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के सहारे अपना सिर झुका लिए। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ बोले, ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने एक इशारा किया। टू अस, यानी हमारी तरफ एक इशारा किया। विद हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, कि अब स्कूल डिसमिस हो गया। यू मे गो, अब तुम लोग जा सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स अगर आप इस लेसन का क्वेश्चन आंसर भी नोट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ पे आपको लिंक दिया गया है जहाँ से जाके आप इसके क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो देख सकते हैं और उसे नोट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।